जॉन लॉक के लिए राइट टू प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि जॉन लॉक राइट टू प्रॉपर्टी को एक नेचुरल राइट कहते हैं। जॉन लॉक 3 तरह के नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। वेल, ये जो 2 राइट्स हैं ये हमें समझ में आता है कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी ये ज़रूरी है, हर इंसान के लिए ये ज़रूरी है, हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है। इसलिए इनका नेचुरल राइट होना ये हमारे समझ के भीतर है। वी कैन अंडरस्टैंड दैट वाई वी नीड these 2 rights, right to life and right to liberty, to be a natural right. लेकिन right to property एक natural right कैसे हो सकता है? संपत्ति को acquire करने का अधिकार, ये एक natural right का मतलब है एक fundamental right, एक basic right कैसे हो सकता है? जॉन लॉक के अकॉर्डिंग तो ये है। जॉन लॉक इस बात को लेकर पूरी तरह से क्लियर है कि right to life, right to liberty के साथ साथ right to property भी एक natural right है। हमें इस वीडियो में समझना है कि जॉन लॉक किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं अपने इस 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल राइट्स को डिफेंड करने के लिए। जॉन लॉक किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और क्या हम जॉन लॉक के आर्ग्यूमेंट से कन्विंस्ड होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, ये हमें इस वीडियो में फाइंड आउट करना है। सो इट इज़ क्लियर फॉर अस दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ नेचुरल राइट फॉर जॉन लॉक। और नेचुरल राइट होने का मतलब है कि ये अधिकार इनएलिएनेबल होगा, फंडामेंटल होगा। नेचुरल राइट्स आर इनएलिएनेबल राइट्स, फंडामेंटल राइट, बेसिक ह्यूमन राइट्स। अगर आपने किन्हीं राइट्स को नेचुरल राइट के कैटेगरी में लाकर रख दिया तो फिर उन राइट्स को एक व्यक्ति से अलग करने का अधिकार किसी के पास नहीं होगा। नोबडी कैन टेक अवे योर नेचुरल राइट्स, नीदर द सोसाइटी, नॉट द गवर्नमेंट, नॉट द स्टेट, नो वन। क्वेश्चन इज वाई? क्यों स्टेट, सोसाइटी या गवर्नमेंट हमसे हमारे नेचुरल राइट्स को छीन नहीं सकता, हमसे हमारे नेचुरल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स को अलग नहीं कर सकता। देखिए, नेचुरल राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो एक व्यक्ति के पास, एक ह्यूमन बीइंग के पास नेचुरली अवेलेबल होते हैं, मतलब जन्म से ही अवेलेबल होते हैं। यू आर बॉर्न विद दोज राइट्स, दोज राइट्स आर नॉट गिवन टू यू बाय समवन। ये वो राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स वे राइट्स हैं जिन राइट्स को आपको किसी ने दिया नहीं है। और यहां पर देने का मतलब है कि ये जो नेचुरल राइट्स हैं, इन राइट्स को आपको ना तो सोसाइटी ने दिया है, ना ही स्टेट ने दिया है, ना ही गवर्नमेंट ने दिया है, ना ही स्टेट की जो लीगल पॉलिटिकल सिस्टम है उसने आपको ये राइट्स दिया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये वे राइट्स हैं जो कि स्टेट के बनने से पहले से मौजूद हैं, लीगल पॉलिटिकल सिस्टम के स्टैब्लिश होने से पहले से मौजूद है, सोसाइटी के बनने से पहले से ये राइट्स मौजूद हैं, नेचुरली मौजूद हैं। हमने इन राइट्स को अपने रीजन, अपने रैशनैलिटी के थ्रू डिस्कवर किया। वी हैव नॉट मेड दीज राइट्स, दीज आर नॉट मैन मेड राइट्स, दे आर अवेलेबल, प्रेजेंट इन द नेचर। वी हैव डिस्कवर्ड देम थ्रू रीजनिंग, थ्रू आवर रैशनैलिटी। तो जब इन राइट्स को हमें ना तो सोसाइटी ने दिया है, ना तो गवर्नमेंट ने दिया है, ना तो स्टेट के लीगल पॉलिटिकल सिस्टम ने दिया है, तो फिर इन सभी इंस्टीट्यूशंस का इन राइट्स को हमसे अलग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इफ दे हैव नॉट गिवन अस दीज राइट्स देन दे कैन नॉट टेक अवे दीज राइट्स फ्रॉम अस। ये सिंपल सा लॉजिक है कि क्यों ये नेचुरल राइट्स इनएलिएनेबल होते हैं, इनसेपरेबल होते हैं, बेसिक होते हैं, फंडामेंटल होते हैं। लेकिन हम किन राइट्स को नेचुरल राइट्स के कैटेगरी में रखते हैं, किन राइट्स को हम नेचुरल राइट्स का दर्जा देते हैं, इसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। लाइफ, लिबर्टी को नेचुरल राइट कहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी को नेचुरल राइट कहते हैं, मतलब संपत्ति को अक्वायर करने का आपका जो अधिकार है, प्रॉपर्टी को अक्यूमुलेट करने का, वेल्थ को अक्यूमुलेट करने का आपका जो अधिकार है, इस अधिकार को आपसे कोई नहीं अलग कर सकता। स्टेट का आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हक नहीं होगा। व्हाट यू हैव अक्वायर्ड, जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। राइट टू प्रॉपर्टी को नेचुरल राइट बनाने का ये इंप्लीकेशन हो सकता है। आपके परमिशन के बिना स्टेट आपको टैक्स भी नहीं कर सकता, आपके परमिशन के बिना गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को छू भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी है। उस प्रॉपर्टी को अक्वायर करने का अधिकार आपको नेचुरली मिला था और आपने अपने उस अधिकार को यूज करके, राइट टू प्रॉपर्टी के अपने नेचुरल राइट को यूज करके आपने उस प्रॉपर्टी को अक्वायर किया है, अक्यूमुलेट किया है। तो जिस तरह से आपसे आपकी लाइफ कोई नहीं छीन सकता, आपकी लिबर्टी कोई नहीं छीन सकता, उसी तरह से आपसे आपकी प्रॉपर्टी भी कोई नहीं छीन सकता। ये इंप्लीकेशन है राइट टू प्रॉपर्टी को एक नेचुरल राइट कहने का। कैपिटलिस्ट सोसाइटीज की ये नींव होती है।
फाउंडेशन है। आइए अब समझते हैं कि प्रॉपर्टी को एक नेचुरल राइट कहने के पीछे जॉन लॉक के क्या आर्गुमेंट्स थे, क्यों उन्होंने प्रॉपर्टी को एक नेचुरल राइट बनाया। जॉन लॉक दो रीजंस देते हैं, या फिर अगर आप जॉन लॉक को पढ़ेंगे तो दो रीजंस आप ढूंढ सकते हैं कि इन दो रीजंस के वजह से जॉन लॉक ने राइट टू प्रॉपर्टी को एक नेचुरल राइट बनाना उचित समझा। पहला जो रीजन है इसे कहते हैं वर्कमैनशिप आइडियल। जॉन लॉक इस वर्कमैनशिप आइडियल, इस वर्कमैनशिप प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। वर्कमैनशिप आइडियल, वर्कमैनशिप प्रिंसिपल का मतलब ये होता है, सिंपल सा मतलब है दैट द क्रिएटर हैज फुल कंट्रोल एंड फुल ओनरशिप ऑफ हिज क्रिएशन। क्रिएटर हैज फुल कंट्रोल एंड फुल ओनरशिप ऑफ हिज और हर क्रिएशन। आपके पास आपका लेबर पावर है, यू हैव द कैपेसिटी टू वर्क, यू हैव द कैपेसिटी टू लेबर। ये पावर आपके भीतर है। इस पावर, इस लेबर पावर के आप स्वयं मालिक हैं। अगर आप अपने इस लेबर पावर को यूज करके, अपनी मेहनत को यूज करके आप कुछ बनाते हैं, यू क्रिएट समथिंग, तो जो आपने बनाया, वट एवर यू क्रिएटेड, उस क्रिएशन के ऊपर, वो चाहे एक प्रोडक्ट हो, एक कमोडिटी हो, कुछ भी हो, वो जो प्रोडक्ट है, वो जो कमोडिटी है जिसे आपने बनाया, अपने लेबर को इन्वेस्ट करके, अपने लेबर पावर को इन्वेस्ट करके, उस प्रोडक्ट, उस कमोडिटी के ऊपर आपका पूरा अधिकार, पूरा ओनरशिप होगा। वर्कमैनशिप आइडियल यही कहता है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में कैसे आता है? हाउ प्रॉपर्टी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। प्रॉपर्टी, लॉक के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी तब एग्जिस्टेंस में आता है जब आप अपने लेबर को कहीं इन्वेस्ट करके कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक वेकन लैंड है, एक खाली पड़ा जमीन है, कोई उस जमीन पर क्लेम नहीं कर रहा, वो जमीन किसी का नहीं है। आप क्या करते हैं? आप उस जमीन के ऊपर अपने लेबर को इन्वेस्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, उस जमीन को आप साफ करते हैं, उसकी बाउंड्री करते हैं, उस जमीन को आप फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, उस जमीन पर आप फसल उगाते हैं। तो आपने उस जमीन के ऊपर अपनी मेहनत को इन्वेस्ट किया, अपने लेबर पावर को इन्वेस्ट किया। आपने उस बैरन, उस खाली पड़ी जमीन को एक फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट किया। तो अब वो जमीन आपकी प्रॉपर्टी होगी। तो जब भी आप कहीं अपने लेबर को इन्वेस्ट करते हैं और लेबर को इन्वेस्ट करके आप कुछ बनाते हैं, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो चीज आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। इस तरह से प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आता है। दिस इज हाउ प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड। तो अगर यहां पर हम वर्कमैनशिप आइडियल को अप्लाई करें, तो अगर प्रॉपर्टी एक क्रिएशन है जिसे हमने अपनी लेबर पावर को इन्वेस्ट करके क्रिएट किया, तो इस क्रिएशन के ऊपर, दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर का, दैट मीन्स हमारा ओनरशिप होगा, कंट्रोल होगा, अधिकार होगा। हमारे कंसेंट के बिना, हमारी सहमति के बिना इस क्रिएशन को कोई और यूज नहीं कर सकता। इस क्रिएशन को, हमारे क्रिएशन को, मतलब हमारी प्रॉपर्टी को कोई और अक्वायर नहीं कर सकता। वर्कमैनशिप आइडियल को लॉक ह्यूमंस के ऊपर भी अप्लाई करते हैं। लॉक कहते हैं कि अगर ये सवाल हम ह्यूमंस के लिए पूछें कि ह्यूमन बीइंग्स को किसने क्रिएट किया, हु क्रिएटेड अस, जवाब होगा गॉड, ईश्वर। लाइफ ऑन अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ गॉड, जॉन लॉक ये कहते हैं। तो जो भी लाइफ फॉर्म है उसके ऊपर अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का हो सकता है, गॉड का हो सकता है, क्योंकि इन सभी लाइफ फॉर्म के क्रिएटर कौन है? ईश्वर है, गॉड है। वर्कमैनशिप आइडियल के अकॉर्डिंग हम सभी लाइफ फॉर्म्स का अल्टीमेट कंट्रोल, अल्टीमेट ओनरशिप गॉड के पास है। सो आई एम ओन्ड बाय गॉड। व्हाई? बिकॉज आई एम द क्रिएशन ऑफ गॉड। मेरे ऊपर ईश्वर के अलावा किसी और का अधिकार नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ओन नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। दिस इज द रीजन व्हाई लिबर्टी एक नेचुरल राइट है, लाइफ एक नेचुरल राइट है। सब कुछ इस वर्कमैनशिप आइडियल से निकल रहा है। तो ये पहला रीजन है, वर्कमैनशिप आइडियल, दैट व्हाई प्रॉपर्टी इज अ नेचुरल राइट। दूसरा रीजन, जॉन लॉक कहते हैं कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी का नेचुरल राइट अगर आपके पास नहीं है, तब आप अपने बाकी नेचुरल राइट्स को कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। सो द एंजॉयमेंट एंड एक्सरसाइज ऑफ राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी इज डिपेंडेंट अपॉन राइट टू प्रॉपर्टी। दिस इज व्हाट लॉक सेज।
और ये काफ़ी लॉजिकल भी है। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है? राइट टू लाइफ डज नॉट मीन ओनली एनिमल एग्जिस्टेंस, बस आप जीवित हैं ये नहीं है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब है एक मीनिंगफुल, एक डिग्निफाइड जिंदगी को जीना। और एक मीनिंगफुल डिग्निफाइड जिंदगी को जीने के लिए आपको मटेरियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। यू विल नीड हाउस, यू विल नीड फूड, you will need clothes. These are the basics that you need in order to live a meaningful and dignified life. और ये सब कुछ क्या है? ये material resources हैं. These are all material things. इन्हें बनाया जाता है, इन्हें acquire किया जाता है. In other words, they are a form of property. आपका घर आपकी प्रॉपर्टी होती है। आपके घर में रखा हुआ जो भी अनाज है, जो भी फूड है, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। आपका कपड़ा, आपका क्लोथ, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर घर अक्वायर करने का आपके पास मूलभूत अधिकार नहीं है, नेचुरल राइट नहीं है, अगर उस घर में अनाज जमा करके रखने का आपके पास अधिकार नहीं है, दैट मीन्स इफ यू डू नॉट हैव राइट टू प्रॉपर्टी, देन आप कभी भी अपने राइट टू लाइफ को सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो यू नीड राइट टू प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू एंजॉय योर राइट टू लाइफ। विदाउट राइट टू प्रॉपर्टी योर राइट टू लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस। और इसलिए जॉन लॉक राइट टू प्रॉपर्टी को भी एक नेचुरल राइट मानते हैं। दूसरा रीजन यहां पर लॉक कहते हैं कि आपकी लिबर्टी भी, आपकी जो राइट टू लिबर्टी है, वो भी कहीं ना कहीं राइट टू प्रॉपर्टी पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। आप अपनी लिबर्टी को बिना मटेरियल रिसोर्सेज के एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर आपके पास कुछ नहीं है, यू ओन नथिंग, कोई भी आपको अपना स्लेव बना सकता है। आपकी राइट टू लिबर्टी वहां पर सिर्फ एक लिखी हुई प्रिंसिपल बनकर रह जाएगी। अगर आप अपने लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की क्षमता नहीं रखते, अगर आपके पास वो मटेरियल रिसोर्स नहीं है जिसके द्वारा आप अपनी लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सके, तब कोई भी आपको अपना स्लेव बना सकता है। सो यू मस्ट हैव इनफ रिसोर्सेज, इनफ मटेरियल रिसोर्सेज, इनफ प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन इंश्योर योर सर्वाइवल एंड यू कैन इंश्योर योर लिबर्टी, यू कैन सेफगार्ड योर लिबर्टी। सो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी को मीनिंगफुली एंजॉय एंड एक्सरसाइज करने के लिए एसेंशियल है। तो ये सभी आर्ग्यूमेंट्स जॉन लॉक के द्वारा प्रेजेंट किए गए इस बात को डिफेंड करने के लिए, अपने इस क्लेम को डिफेंड करने के लिए कि अलॉन्ग विथ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अ नेचुरल राइट। जॉन लॉक के आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी कन्विंसिंग हैं, और अगर आप मेरी तरह जॉन लॉक से कन्विंस्ड हो गए तो आप भी इस बात को मानेंगे कि हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी शुड बी अ नेचुरल राइट। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम इमर्ज करता है। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड एन इंडिविजुअल बी अलाउड टू अक्वायर, टू accumulate? Is there any restriction attached to this right to property? Or right to property means you can acquire endless amount of property, you can accumulate endless amount of property. क्या ये मतलब होता है राइट टू प्रॉपर्टी का? और अगर ये मतलब है राइट टू प्रॉपर्टी का कि आप जितनी चाहे उतनी प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर समस्या उत्पन्न होगी। और जॉन लॉक को कई बार ये कहते हुए क्रिटिसाइज भी किया जाता है। कई कमेंटेटर्स हैं, कई स्कॉलर्स हैं जो कि जॉन लॉक को यहाँ पर इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज करते हैं कि जैसे कि C.B. मैकफर्सन, उन्होंने कहा कि जॉन लॉक इज अ प्रोपोनेंट ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म। उनका मतलब यही था कि जॉन लॉक चाहते हैं कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पर हो कि हम कैसे अधिक से अधिक प्रॉपर्टी को अक्वायर करें, वेल्थ अक्वायर करें। इससे ज़्यादा एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होगा। We own our labor, we own ourselves, and we want to own as much property as we can. लेकिन इस क्रिटिसिज्म को काउंटर किया जा सकता है। अगर आप जॉन लॉक को डिटेल में पढ़ें तो आप ये फाइंड आउट करेंगे कि जॉन लॉक कभी भी ये नहीं कहते कि उन्होंने जिन नेचुरल राइट्स की बात कही है वे नेचुरल राइट्स एब्सोल्यूट होंगे। बिल्कुल नहीं। आपकी राइट टू लाइफ भी एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, आपकी राइट टू लिबर्टी भी एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। सिमिलरली आपकी राइट टू प्रॉपर्टी भी एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। नेचुरल राइट्स होने के बावजूद भी इन सभी राइट्स के ऊपर मीनिंगफुल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शंस तब बहुत ज़रूरी हो जाएंगे जब आपका राइट या आपका इन राइट्स को एक्सरसाइज करना किसी दूसरे के नेचुरल राइट को वायोलेट करेगा, हैम्पर करेगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर जॉन लॉक क्लियरली रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करते हैं। दो तरह के रिस्ट्रिक्शंस की बात जॉन लॉक के द्वारा की गई है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर इंपोज किए जाएंगे। पहला रिस्ट्रिक्शन है द रिस्ट्रिक्शन ऑफ नो वेस्टेज, नो स्पॉइलेज। जॉन लॉक कहते हैं कि संपत्ति अक्वायर करने का आपके पास अधिकार है, बट आप उतनी ही संपत्ति अक्वायर कर सकते हैं जितनी संपत्ति को आप मीनिंगफुली यूज कर पाएं। यूज करने
कि आपकी जो लिमिट है उससे बाहर जाकर अगर आप प्रॉपर्टी अक्वायर करते हैं तो वो गलत होगा, वहां पर फिर रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फैमिली है और आपको पता है कि आप 1000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड मीनिंगफुली यूज कर सकते हैं। 1000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड में आप अपना घर बना सकते हैं, थोड़ी फार्मिंग कर सकते हैं। तो मीनिंगफुली अगर पूछा जाए कि आप कितना लैंड यूज़ कर सकते हैं, कितनी ज़मीन आप मीनिंगफुली यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप कहते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड को ही ओन करने के लिए एलिजिबल होंगे। इससे अधिक अगर आप लैंड ओन करते हैं जिसे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे तो वो गलत होगा और फिर उस लैंड को आप अक्वायर नहीं कर सकते। You cannot acquire more than 1000 square feet of land if you cannot use it. You cannot waste resources. जॉन लॉक को ये पता है कि रिसोर्सेज अबंडेंटली अवेलेबल नहीं हैं, देयर इज अ स्कैर्सिटी। और अगर हर व्यक्ति ये सोचने लगे कि वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स अक्वायर कर ले, तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि कुछ के पास ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्स होगा और कुछ के पास ज़रूरत से कम रिसोर्स होगा। इस स्थिति को उत्पन्न होने से हम रोक सकते हैं अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि व्यक्ति उतनी ही प्रॉपर्टी अक्वायर करेगा जितनी प्रॉपर्टी को वो यूज़ कर सकता है, मीनिंगफुली यूज़ कर सकता है। तो ये पहला रिस्ट्रिक्शन है, नो स्पॉइलेज नो वेस्टेज। ओके, दूसरा रिस्ट्रिक्शन है कि यू हैव टू अक्वायर दैट मच प्रॉपर्टी सो दैट इनफ इज लेफ्ट फॉर अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर एक सोसाइटी है जहाँ पर 100 पीपल रहे, देयर आर 100 पीपल इन दैट सोसाइटी, और फिर उस सोसाइटी के पास 1 लाख स्क्वायर फीट का लैंड है। तो अगर इस 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफ लैंड को हम 100 पीपल में डिवाइड करें तो हर के हिस्से में, हर व्यक्ति के हिस्से में 1000 स्क्वायर फीट लैंड आता है। तो यहाँ पर भी आपके लिए रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो गया कि आप 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा लैंड अक्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर दूसरों के लिए ज़मीन नहीं बचेगा। आपको ये इंश्योर करना है कि बाकी 99 पीपल जो हैं उनके लिए भी इनफ रिसोर्सेज रिमेनिंग रहे, वे भी अपने राइट टू प्रॉपर्टी के नेचुरल राइट को मीनिंगफुली एंजॉय और एक्सरसाइज कर सके। तो ये 2 रिस्ट्रिक्शंस जॉन लॉक के द्वारा इंपोज किए गए हैं राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर, नो स्पॉइलेज एंड इनफ इज लेफ्ट फॉर others. So this was all about why John Locke considers property to be a natural right. I hope it is clear for you. Thank you for listening.